देखो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हम लोग अब तक एक बात पढ़े कि अगर हम लोग जॉब वॉब करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो जो भी इनकम मिलता है वो सैलरी हेड में चला जाता है। अगर हम घर भाड़ा पे लगाते हैं या सेल्फ ऑक्युपाइड रखते हैं तो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है। अगर हम लोग कोई एसेट खरीद के बेच रहे हैं तो कैपिटल एसेट बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन में चला जाता है। और अगर हम लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो पीजी बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो पीजीबीपी में चला जाता है। ये अब तक पढ़े नहीं है, बट ये 3 पढ़ चुके हैं। अब अगर ये चारों हेड में कोई इनकम अगर नहीं जा रहा हो लेकिन वो इनकम है तो गवर्नमेंट बोलता है उसको अदर सोर्स में डालो। जैसे एक दो कुछ तो इनकम तो ऐसा है जो इन हेड को भी बिलोंग करता है लेकिन फिर भी वो अदर सोर्स में जा रहा है। जैसे एग्जांपल हम बोला था, जब हाउस प्रॉपर्टी हम भाड़ा पे लगाते हैं और अगर मेरे को कंपोजिट रेंट मिल रहा है, कंपोजिट रेंट क्या होता था सर, घर का भाड़ा प्लस अदर फैसिलिटीज मिला के एक साथ पैसा मिल रहा है, तो उस केस में वो अदर एक्टिविटी वाला इनकम अगर सेपरेट कर सकते हैं तो वो अदर सोर्स में जाता था। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट बोलता है कि तुम कोई याद करो, कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ते वक्त अपने पढ़े थे कि सर अगर हम कोई कंपलसरी एक्विजिशन के थ्रू पैसा पाते हैं, सॉरी फॉरफिटेड मनी, अगर किसी से पैसा एडवांस ले लिए और बाद में वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदा तो एडवांस पैसा हम लोग जो फॉरफिट करते हैं अब वो कहाँ डालते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ऐसे कुछ इनकम ऐसा है जो पर्टिकुलर रेट का था लेकिन उस रेट में डाल नहीं पा रहे हैं इसलिए अदर सोर्स में डाल दिया। और कुछ इनकम ऐसा है जो पर्टिकुलर कोई रेट का था ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट। अगर हमको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है न तो वो मेरा सैलरी है, न वो रेंटल इनकम है, न कैपिटल गेन है, न पीजीबीपी है, तो वो कहाँ जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। जैसे मान लो हम लॉटरी जीता, लॉटरी कैजुअल इनकम, हॉर्स रेस में पैसा लगाया था जीत गया, लॉटरी में लगाया था जीत गया, गैम्बलिंग खेला था क्लब में जाके जीत गया, वो सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो इंटरेस्ट मिलना, कैजुअल इनकम मिलना, डिविडेंड मिलना, तो ऐसा बहुत सारा इनकम है जिनका कोई हेड ही नहीं है। तो कुछ इनकम जिनका हेड है लेकिन वो लोग वहाँ फिट नहीं बैठ रहे इसलिए उनको अदर सोर्स में डाल दिया, और कुछ इनकम जिनका हेड ही नहीं है उनको सीधा सीधी डिविडेंड अदर इनकम में जाएगा। बिल्कुल। और कहाँ जाएगा बताओ, तुम गेस करो। चलो, हम रिलायंस कैपिटल गेन में नहीं होगा। एक बात बताओ तो बेटा जी, हम रिलायंस का शेयर में पैसा लगाया, रिलायंस हमको डिविडेंड दिया। अब एक बात बोलो, ये कैपिटल गेन हेड में कब जाता है, जब हम कैपिटल एसेट को बेचते हैं। कैपिटल गेन के मेन 2 कंडीशन क्या था, एक तो कैपिटल एसेट होना चाहिए, मतलब सेक्शन 214 का वो जो डेफिनेशन है उसमें मैच होना चाहिए, और ट्रांसफर होना चाहिए। सेल मत बोलो बेटा, ट्रांसफर, क्योंकि सेल एक पार्ट ऑफ द ट्रांसफर है, सेल खुद में अकेला नहीं है। हम किसी को एक्सचेंज में गए, जो भी करें सब ट्रांसफर डेफिनेशन में आता है। तो वही बात, तो यहाँ पर डिविडेंड जब मिल रहा है, क्या तुम वो रिलायंस का शेयर बेच दिए हो क्या? नहीं। शेयर बेच के पैसा आता ना, रिलायंस का शेयर हम 2200 रुपये में लिया था, आज 2800 रुपये हो गया, हम बेच दिया, तो वो कैपिटल गेन कहलाता। हमको बोनस शेयर मिला था, हम बेच दिया, हमको राइट शेयर मिला था, हम बेच दिया, हम शेयर खरीदा था वो हम बेच दिया, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। डिविडेंड जब मिल रहा है तब तो कोई एसेट का ट्रांसफर हो ही नहीं रहा है, तो वो कैसे कैपिटल गेन में जा सकते हैं? ठीक है। कोई भी इनकम सैलरी हेड में तब जाएगा जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तब जाएगा जब या तो घर भाड़ा लगाए हैं या 2 से ज्यादा घर मेरे पास है, तो गवर्नमेंट उसको डीम टू बी लेट आउट मान ले रहा है, मतलब आइदर लेट आउट है आइदर डीम टू बी लेट आउट है, तब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जा रहा है। कोई भी इनकम कैपिटल गेन में कब जाएगा, जब एक तो कैपिटल एसेट है और वो ट्रांसफर हो रहा है,
और कोई भी इनकम बिजनेस में तब जाएगा जब उसी चीज का हम बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड ऑलवेज एन अदर सोर्स। ठीक है, तो चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या बोलता है? एनी इनकम, सेक्शन 56 है इसका मेन गवर्निंग सेक्शन, बोलता है एनी इनकम विच इज नॉट स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड एंड नॉट चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड। देखो क्या बोला, वो इनकम जो एग्जम्प्टेड भी नहीं है और किसी और हेड में टैक्सेबल भी नहीं, उसी को ले जाके डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक बात तुम लोग अकाउंटेंसी से पढ़ते आए हो बेटा कि जब कोई हेड नहीं मिले तो अदर हेड बना दो, वही यहाँ पर। जैसे याद करो जब तुम नॉन करेंट लायबिलिटी पढ़ते हो अकाउंट्स में, तो बोलते हो ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, तुम्हारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है, या फिर तुमको बोलते हैं एक और क्या चीज, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, या फिर कुछ नहीं बचा तो अदर में डाल दो, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। सिमिलरली जब करेंट लायबिलिटी पढ़ते हो तभी तो ऐसे ही बोलते हो कि कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा, ट्रेड पेएबल होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन होगा, अगर कोई हेड नहीं बचे तो अदर करेंट लायबिलिटी बना दो। वैसे ही करेंट एसेट और नॉन करेंट एसेट में करते हो। सिमिलरली यहाँ पर इनकम टैक्स भी बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई इनकम ऐसा है जो एग्जम्प्टेड भी नहीं है, मतलब उसमें टैक्स में माफी भी नहीं है, एंड वो कोई और हेड को बिलोंग भी नहीं कर पा रहा, उसको अदर सोर्स में डाल। तो डेफिनेशन क्लियर है। देखिए एक बात सीधा है तो मुझे, जो इनकम एग्जम्प्टेड नहीं है गवर्नमेंट उस पर टैक्स तो लेगा, छोड़ेगा तो नहीं, तो बस तो उसको कहीं हेड नहीं है तो अदर सोर्स में डालेगा। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझना है? एनी रिसिप्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड if the following conditions are satisfied. Such income is taxable and does not specifically fall under any one of the four heads. ये दो कंडीशन अगर है तो अदर सोर्स निकलेगा। क्लियर है? हाँ। लेकिन हम पहले बोला था कुछ एक इनकम तो ऐसा ही है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अदर हेड में नहीं जाए उसको यहाँ डाल दो। लेकिन कुछ एक इनकम ऐसा है जिनका अदर कोई हेड है ही नहीं, उनको सिर्फ इसी हेड में डालो। जैसे डिविडेंड इनकम, जैसे कैजुअल इनकम, जैसे लॉटरी से जीतना, जैसे गिफ्ट मिलना। ये बहुत बड़ा टॉपिक होगा पढ़ने के लिए इस चैप्टर में। जैसे शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। मार्केट का फेयर मार्केट वैल्यू कुछ और है, बट तुम्हारा शेयर ज्यादा दाम में कंपनी बाई बैक कर रहा है। शेयर का फेस वैल्यू 120, फेयर मार्केट वैल्यू 120 रुपया है, बट कंपनी तुमसे 140 में ले रहे हैं। कंपनी तुमको मार्केट से भी 20 रुपए ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं। हाँ। हम फेस वैल्यू से नहीं बोला, फेयर वैल्यू से बोला, क्योंकि सर फेस वैल्यू से तो बहुत ज्यादा हो जाता है। शेयर का ज्यादातर फेस वैल्यू क्या होता है? शेयर्स का ज्यादातर फेस वैल्यू क्या होता है? 10 रुपया। मतलब पड़ा हुआ है? नहीं हाँ, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपया। हाँ 10 या 100 रुपया, बस यही फेस वैल्यू होता है शेयर का। लेकिन कंपनी उसको बेचता है जब आईपीओ लाता है, तब मान लो 1800, 900, 500, 420, 440, 220, तो वो जो फेस वैल्यू से ऊपर जितना रुपया मार्केट में लॉन्च किया है वो सबको कंपनी प्रीमियम बोलता है, जो कंपनी तुमसे लिया है। हाँ। तो 10 रुपया का शेयर अगर कंपनी 1800 रुपया में लॉन्च किया, तो यानी 1790 रुपया क्या चीज का ले रहा है? प्रीमियम का। फेयर वैल्यू, प्रीमियम का, हाँ, प्रीमियम का। रुको आराम से, अभी हम वो टर्म पे नहीं आए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। वही तो होगा मार्केट वैल्यू ना, इसलिए तो उसका वही होगा मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक है। लेकिन अब जब कंपनी वापस ले रहा है तुमसे, बाई बैक करता है, बाई बैक, ये बाई बैक के टॉपिक पे बात कर रहा है। ये जो कंपनी तुमसे प्रीमियम ले रहा है उसका बात नहीं हो रहा है अदर सोर्स में। वो कोई कंपनी का इनकम नहीं मानते, उस पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है ना? अच्छा। लेकिन जब कंपनी तुमसे तुम्हारा शेयर वापस ले रहा होता है, तब भी तो यही बोलता है ना, फेस वैल्यू 10 रुपया है,
कंपनी तुमसे 2800 रुपया में वापस ले रहे, ठीक है। लेकिन बेटा जी अगर 10 का माल पे 2800 फेस वैल्यू, 10 रुपया फेस वैल्यू है और 2800 रुपया पे कंपनी बाईबैक कर रहा है, तो तुम ये मत बोल देना 2790 रुपया मेरा प्रीमियम हो गया। नहीं, जब बाईबैक होता है ना तब इस 2800 रुपया को कंपेयर किससे करना है, आज के दिन फेस वैल्यू कितने, फेस वैल्यू सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू, आज के दिन फेयर मार्केट। मान लो इस शेयर का दाम अभी बाजार में 2200 रुपये चल रहे और कंपनी तुमसे वापस कितना में ले रहा है, 2800। तो ये जो 600 रुपया, 600 रुपया इसका इनकम का बात हो रहा है। बात समझ में आया? ये तो मेरा हो। हाँ। तो शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपनसेशन ऑफ एनहेंस कंपनसेशन। कई बार होता है ना, गवर्नमेंट मेरे को कंपनसेशन दिया, हम सेटिस्फाइड नहीं, हम बोल रहा बहुत कम दिया, हम एनहेंस कंपनसेशन के लिए जाता है। और यहाँ सारा कंपनसेशन का बात हो रहा है, कंपल्सरी खाली लैंड एक्विजिशन मत सोच लेना। रेलवे एक्सीडेंट हुआ, रेलवे एक्सीडेंट, गवर्नमेंट बोलता रहता कॉम्पनसेशन देंगे 2 लाख रुपया। बेटा जी तुम केस किए कोर्ट में कि 2 लाख बहुत कम है, 3 लाख मिलना चाहिए, कर सकते हो। तो यहाँ पे खाली लैंड एक्विजिशन वाला कंपनसेशन का बात नहीं हो रहा है, उसका भी बात हो रहा है, बट उसके अलावा भी बात हो रहा है, ठीक है। तो वो कॉम्पनसेशन जो डिसाइड हुआ या जो एनहेंस कंपनसेशन डिसाइड हुआ, हम दोनों का ही बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बोला 2 लाख रुपया देंगे, ये हो गया कॉम्पनसेशन। तुम केस लड़ा और तेरे फेवर में डिसीजन आया कि 3.5 लाख मिलना चाहिए, तो एनहेंस कितना हो गया, 1.5 लाख। तो हम ये 1.5 लाख और ये 2 लाख का बात कर रहे हैं। ये दोनों ही मिलने में अगर देरी हो तो गवर्नमेंट को तुमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। बात समझा? नहीं समझा, फिर से गवर्नमेंट तुमको बोला एक्सीडेंट वाला केस ले लो या कंपल्सरी एक्विजिशन वाला केस ले लो, कोई भी केस ले लो, तुमको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, बस ये समझो। हाँ वो समझ गया। उसके बाद अब वो कॉम्पनसेशन मिलने में अगर लेट हो रहा है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है उसके कुछ दिन के अंदर दे देना चाहिए ना। अब मान लो देने में देरी कर रहा है सरकार, तुम्हारा लैंड एक्वायर कर लिया, तुमको बोला 25 लाख कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये 25 लाख गवर्नमेंट बोला था अगले 30 डेज में दे देंगे, और अगर उससे लेट हुआ तो इंटरेस्ट भी मिलेगा ना। उस इंटरेस्ट का बात हो रहा है। देखो कॉम्पनसेशन कहाँ जाएगा, अगर वो लैंड एक्विजिशन का कंपल्सरी है तो कैपिटल गेन में जाएगा ना वो तो। ये 25 लाख कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में। लेकिन मुझे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिला, मान लो आपको 50,000 रुपया और इंटरेस्ट मिला इसके ऊपर लेट होने के कारण, तो वो इंटरेस्ट को कहाँ डाले, अदर सोर्स। बात समझ में आया? वैसे मान लो कोर्ट डिक्लेयर किया कि हाँ तुमको और एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, अब वो एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिलने में भी अगर देरी हो रहा है तो उसका भी इंटरेस्ट मिलेगा। देखो भैया, सरकार को तुम देने से कुछ पैसा दोगे, गवर्नमेंट तुमसे इंटरेस्ट लेता है, और सिमिलरली अगर गवर्नमेंट तुमको देने में देरी करेगा तो गवर्नमेंट भी तुमको इंटरेस्ट देगा। बात समझ में आया? हाँ। कुछ कुछ केस होता है ना कि जैसे कंज्यूमर के कोर्ट में कोई केस हुआ तो कंपनी को कोर्ट बोलता है कि कंज्यूमर को इतना कंपनसेशन दो, तो वो कहाँ जाएगा, वो भी तो अदर सोर्स में ही जाएगा। बिल्कुल अदर सोर्स में जाएगा वो तो, और उसका इंटरेस्ट भी अदर सोर्स में ही जाएगा। अच्छा, तुम एक बात सही हो बेटा, तुम जो आइटम उठा के लाए ना अभी क्वेश्चन में, यहाँ पर ना अदर सोर्स में 2 चीज जा रहा है। एक वो जो स्पेसिफिकली इसी हेड के लिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कौन सा इनकम स्पेसिफिकली इसी हेड का है, तो तुम जो उठा के लाया वो इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है। अच्छा। लेकिन बेटा जी जब तुम कोई इनकम को उठाते हो और अगर वो इस लिस्ट में नहीं है कि अदर सोर्स में जाएगा कि नहीं, तब तुम हमेशा क्या करोगे, उसको सब पे तराजू पे तोल के देखो।
ये जो तुम कंज्यूमर फोरम में केस करके जीता, लेट्स से तुमको 50,000 का कॉम्पनसेशन मिला एक कंपनी से, क्या ये तुम्हारा सैलरी है? नहीं। नहीं। क्या ये तुम्हारा क्या बोलते हैं बिजनेस है? नहीं। नहीं। क्या ये तुम्हारा कोई एसेट ट्रांसफर हुआ है? नहीं। नहीं। क्या ये तुम्हारा घर का भाड़ा है? नहीं। नहीं। तो फिर बचा क्या? लास्ट में तो वही बात। हाँ, तो हाँ। यहाँ यही बोलना चाह रहा है कि कुछ आइटम का ये लोग लिस्ट बना दिया और ऊपर डेफिनेशन में क्या बोल दिया, जो कहीं नहीं जा रहा स्पेसिफिकली वो तो यहाँ जाएगा ही फिर। ठीक है, ठीक। तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन राइट था कि कंपनी से अगर कोई कंज्यूमर फोरम में केस जीत के पैसा मिल रहा है तो वो भी एज अ सोर्स होगा। नेक्स्ट क्या बोला देखो, इनकम बाय ये तो हो गया, सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। वही ना, तुमको तुम्हारे को हम बोला मेरा जमीन हम तेरे को 20 लाख में बेचेगा, तुम बोला हमको मंजूर है, हम बोला बयाना दो, तुम बोला ये लो 50,000 रुपया रखो, बाकी 19,50,000 हम 10 दिन के अंदर ला देगा। तुम नहीं ला पाया 10 दिन के अंदर 19,50,000, अब वो 50,000 का हम क्या करेंगे? हम रख लेंगे। देखो दोनों ऑप्शन है, अगर हम अच्छा आदमी है तो वापस कर देंगे, तब तो इस चैप्टर में बात ही नहीं करने। लेकिन अगर वही एडवांस मनी हम फॉरफिट कर लेंगे, रख लेंगे, तो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन था, याद है कि 1/4/2014 के पहले गए तो वो एडजस्ट होता था जब दोबारा बेचेंगे वहां के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। हाँ। लेकिन अगर 1/4/2014 के बाद का कॉम्पनसेशन है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दो, फॉर फीचर है तो। ठीक है, हाँ। तो यहाँ भी यही बोला है। तो बोला कि यहाँ एक तो हम अमाउंट को फॉरफिट कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी नहीं हुआ, अरे तभी तो फॉरफिट कर रहे हैं, वरना उसको फॉरफीचर थोड़ी ना बोलते। अगर तुमको एसेट ट्रांसफर करके पैसा लेते तो उसको तो सेल ऑफ एसेट ही बोलते। हाँ, तो यहाँ पे फालतू बात बोल रहे हैं, उतना कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 आइटम हम लोग पढ़े जो सीधा सीधी इसी हेड में ही जाएगा और कहीं जाएगा ही। अब देखो अलग हेडिंग क्या किया, कुछ इनकम है जो पीजीबीपी में जाना चाहिए था। ठीक है, वो हो जाएगा पीजीबीपी में नहीं जाके इस हेड में कब जाएगा। बोला एनी सम रिसीव्ड बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। मेरा बॉस जो पीएफ में पैसा डाल रहा है, अगर वो पीजीबीपी में नहीं जाता है तो कहाँ जाएगा? पीएफ का पैसा पीजीबी में कैसे जा सकता है? बॉस तुम समझे नहीं, तुम्हारा बॉस तुम्हारे सैलरी से काटता है ना पैसा। हाँ। यहाँ पे एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन बोला जा रहा है। अच्छा। तुम मेरा बॉस, हम तेरे यहाँ जॉब करता है, हाँ। तुम मेरे सैलरी से भी 1,000 रुपया काटा हाँ। और अपनी जब से भी 1,000 रुपया मिलाया और उसको ले आके कहाँ डाल दिया? प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में। पीएफ में यही करते हो, यही तुम लोग देखो पीएफ में। हाँ। सर्टेन सम एम्प्लॉय से कटता है, सर्टेन सम एम्प्लॉयर अपनी जेब से डालते हैं। हाँ। तो जो एम्प्लॉयर जेब से डाल रहा है उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो जो एम्प्लॉय का काटा। हाँ। और अगर डिपॉजिट नहीं किया तो अच्छा, उसको या तो बिजनेस इनकम की तरह दिखाओ, और अगर वहां नहीं दिखाते हो तो फिर अदर सोर्स में दिखाओ। बात समझ में आया? हाँ। इसका डिटेल सब पढ़ेंगे। देखो जिनके आगे सेक्शन नंबर लिखा हुआ है ना, देखो सब में 5627B, 5628, 5626C, 1C सब लिखा है ना, मतलब इनको आगे थोड़ा डिटेल में देखना है। फिलहाल केवल हेडिंग देख रहे हैं हम लोग एक आइडिया बनाने के लिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देखो भैया तेरा बिजनेस है बिजनेस, लेकिन तू अपने बिजनेस का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, बिजनेस का पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, ठीक है, और वहां से ब्याज कमाया, ब्याज
तुम किसी और कंपनी का डिबेंचर ले लिया, है ना? कौन सा पैसा से? कौन सा पैसा से? अपना जेब का पैसा से कि बिजनेस का पैसा से? बिजनेस का। हाँ, तुम कंपनियां नॉर्मली जब पीएल बनाती है वो अदर इनकम में डाल देती है ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हेन तेन बोल के। हाँ। मान लो यहाँ मेरा जीपी आया, यहाँ पे हम अदर कुछ भी इनकम कमाते हैं पीएल में लिखता है, अब यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर लिखता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और मेरा नेट प्रॉफिट आता है। बिजनेस के साथ तो यही नेट प्रॉफिट है। तो जो मेन आइटम बेच के कमाया, गुड्स बेच के, वो भी बिजनेस के हिसाब से बिजनेस का ही कमाई है, और बिजनेस का पैसा को कहीं इन्वेस्ट करके भी कुछ कमाया, वो भी बिजनेस के हिसाब से बिजनेस का ही कमाई है। लेकिन बेटा इनकम टैक्स बोलता है ना, हम उसको बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे। जब आईटीआर भरते हैं ना, आईटीआर, वहां पे बोलता है बिजनेस का इनकम को बिजनेस में डालो, ये सब इनकम को अदर सोर्स में डालो। मतलब बिजनेस का पैन नंबर पे लॉग इन करो, पीएल में तुम चाहे जैसे भी दिखाओ, लेकिन जब इनकम टैक्स में उस डिटेल को भरने बैठते हो तो सिर्फ बिजनेस वाला इनकम पीजीबीपी एड में डालो, बाकी इनकम को कहाँ डालो? अदर सोर्स में डालो। तो ये जो तुम और कुछ भी कमाते हो, अब तुम कहीं से भाड़ा कमा लिए, तुम कहीं से कमीशन कमा लिए, सब अदर सोर्स में जाना चाहिए। समझ में आया बात? तो यहाँ पे बोले इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो कि बिजनेस से कमाते हो, अगर वो बिजनेस हेड में चार्जेबल नहीं है, सर वो बिजनेस हेड में तो चार्जेबल होगा ही नहीं। आप तो यही बोले अभी अभी बेटा जी, अगर तुम्हारा काम ही शेयर सिक्योरिटी का ही है तो तुम होगा, हाँ, तब फिर वो बिजनेस इनकम ही हो जाएगा। या यही बोलना चाहते हैं कि जो इनकम स्पेसिफिकली पीजीबीपी में नहीं जाएगा, है बिजनेस का इनकम, लेकिन कोई कारण से उसको पीजीबीपी एंड में अगर नहीं डाल पा रहे हो, तब उसको अदर सोर्स में डालो। बात समझ में आई? यही अगर हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का बिजनेस कर रहा होता, मेरा काम ही है शेयर डिबेंचर बेचना खरीदना यही सब करना, हम फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस चलाते हैं, तब तो ऑब्वियसली ये इंटरेस्ट भी मेरा मेन इनकम की तरह माना जाता, डायरेक्ट इनकम माना जाता, और उसको हम पीजीबीपी एड में डालता। लेकिन अगर मेरा काम है रबड़ प्लास्टिक, खिलौना बेचना, बेडशीट बेचना, मशीन बेचना, मतलब सर आप गुड्स या सर्विस का नॉर्मल बिजनेस करते हैं, अब आपको कहीं से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिल जाए बिजनेस का पैसा से, तो उसको कहाँ डालो? तो वो अदर। वेरी गुड। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, देखो तुम मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग ये सब भाड़ा पे दे दिए, अगर इनके भाड़ा पे देना ही तुम्हारा कारोबार है तब तो ठीक ही है, तब तो बिजनेस इनकम में जाना चाहिए। लेकिन मेरा बिजनेस ये नहीं है, बट तुम आया मेरे से बोला सर भाड़ा पे चाहिए, आपके पास क्रेन है, क्रेन बड़ा वाला, हम बोले हाँ बिल्कुल है, मेरा बिजनेस में क्रेन लगता है, हम रियल स्टेट एजेंट है, हम बिल्डिंगें बनाते हैं, तो एक तो क्रेन खरीद ही लिया क्योंकि बार बार लगता है। बट तुम आया मेरे पास, बोला हमको आपका क्रेन थोड़ा दिन के लिए मिलेगा क्या? हम बोला क्रेन खरीद लो ना अपना। बोला भाई मेरे को रोज क्रेन का दरकार नहीं, अभी एक दो काम है उसके लिए जरूरत है खाली। तुम पागल थोड़ी ना जो क्रेन खरीद लेंगे बैठ के। हम बोला अच्छा ठीक है ले जाओ मेरा, बट भाड़ा लगेगा। तुम बोला वो मंजूर है। तो ये जो भाड़ा हम कमाया बिजनेस के एसेट को तुमको भाड़ा पे देके, क्या मेरा यही कारोबार है भाड़ा पे देके भाड़ा कमाना? नहीं। तो इस इनकम को क्या बोले आप? अदर सोर्स। रेंटिंग होगा बट अदर सोर्स में जाएगा। हाँ रेंटिंग होगा, हम बिल्कुल माना। अरे नाम नहीं पूछा, अदर सोर्स में जाएगा। हाँ हेड मेन बात है। डालेंगे कहाँ? जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न लगाते हैं अलग अलग कॉलम होता है ना। हाँ। सैलरी का इनकम डालने का अलग कॉलम, बिजनेस इनकम, अदर सोर्स इनकम। तो कहाँ गए? स्क्रैप मटेरियल का क्या हुआ? स्क्रैप मटेरियल बेचना बिजनेस का काम हो, बिजनेस का डायरेक्टली एसेट है। अच्छा ठीक है। कंपोजिट रेंट अभी हम तुमको थोड़ा देर पहले बोल ही रहा था। अगर मेरा भाड़ा पे देना कारोबार है, मेरा भाड़ा पे देने का कारोबार है, घर हम घर भाड़ा पे देते हैं, ये मेरा बिजनेस है।
बट हम तेरे से घर के साथ फर्नीचर का भी भाड़ा ले रहे हैं। हम तेरे को फ्लैट दिया भाड़ा पे, फ्लैट देना मेरा काम है, ठीक है। लेकिन तुमको फ्लैट के साथ हम बोला देखो एसी लगा हुआ है, कहाँ उतार के ले जाएंगे हम? देखो घर में बहुत सारा टेबल चेयर फर्नीचर है, वो कहाँ उठा के ले जाएंगे? काम करो सब कुछ ले लो भाड़ा पे। तुम बोला कितना भाड़ा? हम बोला 12,000 रुपया। देखो हम अलग अलग करके नहीं बता रहे कि घर का भाड़ा 10,000, फर्नीचर का भाड़ा 2,000, एक साथ हम कंपोजिट बता रहे। कंपोजिट मतलब जोड़ के मिला के, टोटल एग्रीगेट। तो उसको कहाँ डालें हम? अदर सोर्स, ठीक है। पूरा तो अदर सोर्स में चला जाएगा। मेरा जो एक्चुअल बिजनेस का जो काम है, इसीलिए तो बोले डिस्कस लेटर, इस पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक। फिर बोला कुछ इनकम इफ नॉट चार्ज अंडर दैट पीजीबीपी और अंडर दैट सैलरी। देखो पीजीबीपी का वैसे ऊपर बात कर लिया था, बट ये कुछ दो इनकम का बात कर रहा है जो कभी कभी पीजीबीपी में भी जाता है, कभी कभी सैलरी में भी जाता है। लेकिन अगर दोनों में नहीं गया तो अदर सोर्स। सर यही तो पढ़ रहे हैं पिछले आधा घंटा से, जो कहीं का नहीं वो अदर सोर्स का है। चलो ठीक है। देखो हमें क्या बोला, एनी सम इंक्लूडिंग बोनस रिसीव्ड अंडर ए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार क्या होता है, कंपनियां ना अपने मेजर बड़े बड़े जो एम्प्लॉय होते हैं ना, जैसे डायरेक्टर, जैसे सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये सब कंपनी की इंपॉर्टेंट पर्सन है, की मैन है। की मैन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी आदमी। वो अगर हफ्ता 10 दिन भी एब्सेंट होकर बीमार पड़ जाए ना, या ऊपर भगवान को प्यारे हो जाए, तो बिजनेस का बैंड बच जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है वो लोग, ठीक है ना। तो अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी कराता है, तो जब मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा वो तो कंपनी को ही मिलेगा ना। हाँ। बट क्या वो पीजीबीपी का इनकम है? क्या लगता है? नहीं, पीजीबीपी का इनकम तो नहीं है। नहीं लग रहा है ना, मन में फीलिंग आ रहा है सर ये कोई रेगुलर कमाई थोड़ी ना, कभी आएगा, अचानक आएगा एक बार मैच्योरिटी पे पैसा। वो एम्प्लॉय बीमार पड़ा, मर गया, तो कंपनी को पैसा मिलेगा, तो मिलेगा। हाँ। तो सर फिर ये इसको आप पीजीबीपी इनकम मत भूलिए। सिमिलरली अगर उस आदमी को पैसा मिले जिसके लिए इंश्योरेंस था, सर उसको सैलरी इनकम मत भूलिए, ठीक है। तो ये जो पैसा मिल रहा है इसको क्या इनकम बोले? अच्छा, अदर सोर्स बोलिए ना। बात समझ में आया? Any compensation or any other payment due or received by any person in connection with termination of his employment or modification of terms and condition related to। तुमको हम रखा था 5 साल पे जॉब के लिए, तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट था कि 5 साल पहले हम तुमको नहीं निकालेगा और न तुम 5 साल तक छोड़ के जाएगा। 3 साल बाद ही कभी तुमको बोल रहा है भाई तू निकल, पहली फुर्सत में निकल। तुम बोलेगा क्यों निकले, मेरा तो एग्रीमेंट है 5 साल का। अगर आप टाइम से पहले निकाल रहे तो एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दीजिए। तो तेरे जॉब का टर्मिनेशन हो रहा है बिफोर द एक्सपायरी पीरियड, है ना। 5 साल बाद तो हम तेरे को बोल ही सकते हैं निकल, जब एग्रीमेंट पूरा हो जाए। उसके पहले निकलने बोले तब तुम कॉम्पेंसेशन मांगेगा ना। हाँ, जनरली कोई परमानेंट एम्प्लॉय होता है, परमानेंट एम्प्लॉय, तो परमानेंट एम्प्लॉय का जॉब ओवर पीरियड कब मानेंगे, कब ओवर मानेंगे उसका नौकरी? 60। वेरी गुड। मतलब सर जब वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा, है ना। अब एक एम्प्लॉय है जिसके एज है 56 ईयर्स, बट मेरे को लग रहा है यार ये काम नहीं कर पा रहा, एजेड हो गया है, मेरे को एक यंग बंदा आएगा तो बेटर काम होगा मेरा, वो एफिशिएंसी नहीं दे पा रही। हम उसको बोला भैया जी टाइम से पहले जॉब छोड़ दो, वो बोलेगा क्यों छोड़ दे, आप मेरे को नहीं निकाल सकते ऐसे। हम बोला बात तो ठीक है, 4 साल पहले निकाल रहे हैं, लो कुछ कॉम्पनसेशन एक्स्ट्रा छोड़ दो। तुमको भी लगा ठीक है, कंपनी से 5 लाख रुपया मिल रहा है, प्लस हम भी कहीं पे और काम लग जाएंगे। याद है पढ़ा था वहां पे सैलरी चैप्टर में,
पढ़ा था ना, एनहेंस कंपनसेशन, रिटेंचमेंट कंपनसेशन, हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वो दोनों इनकम फ्रॉम सैलरी में जाता है। ठीक है, वो कब जाता है? नॉर्मली। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल केस में फॉल कर जाए और वहां नहीं डाल पा रहे तो कहाँ डालें? अदर सोर्स। तो सर कुछ केस में आपको देखना पड़ेगा। अगर आप डालोगे, आपका 80% श्योरिटी है कि आप कहाँ डालोगे? बिजनेस या सैलरी में। लेकिन अगर वहां नहीं डाल पाओ तो ये सब इनकम को कहाँ जाना चाहिए? अदर सोर्स। देखो और पूछेगी, इनकम का लिस्ट बताया, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हम तुमसे घर किराए पे लिया और उसको आगे किराए पे लगा दिया। हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल होने का रूल क्या है? हमको घर का ओनर होना पड़ेगा। तो यहाँ तो हम ओनर थोड़ी ना है, तुम ओनर है, तुमसे किराए पे लिया और आगे किराए पे चढ़ा दिया। तो हम जो किराया कमा रहे हो क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम माने? नहीं मान सकते सर। किसका इनकम माने इसको? सर इनकम तो हुआ है, हाँ, अदर सोर्स मान लीजिए। हाँ, इनकम हुआ। बैंक डिपॉजिट से ब्याज मिले, कहीं पैसा कंपनी में डिपॉजिट किया हो या लोन पे दिया हो, वहां से इंटरेस्ट मिले। आप एम्प्लॉयर के यहाँ नहीं, कहीं और से आपको कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा है। जैसे हम बोला ही था, हम अगर सीबीएसई बोर्ड के स्कूल का टीचर है, हम स्कूल का पेपर चेकिंग करें और एक्स्ट्रा पैसा मिले, वो कहाँ जाएगा? लेकिन अगर हमको मतलब जिस स्कूल का है, हाँ, हम एशियन स्कूल में जॉब कर रहे हैं मान लो, और हमको एशियन इंटरनेशनली पेपर चेकिंग का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, वो सैलरी में जाएगा। हाँ, वो देखो नॉर्मली काम का सैलरी मिलता ही है, अदर इनकम भी तो मिल ही जाता है ना स्कूल से। अगर स्कूल तुम्हारा जो काम नहीं है वो भी तुमसे करवा रहे हैं। मान लो आपको स्कूल रखा था एक्स्ट्रा इनकम की तरह। हाँ, मान लो स्कूल हमको रखा था अकाउंटेंसी का पढ़ाई कराने के लिए, तो अकाउंट्स का पेपर चेक करना तो मेरा पार्ट ऑफ द ड्यूटी है। उसके लिए अलग पैसा देगा क्या कभी स्कूल? नहीं। अकाउंट का एग्जाम हुआ, उसका पेपर चेक करना मेरा काम है। लेकिन वही हमको बोला, अरे सर बीएसटी मान लो कोई और पढ़ाता है, या कॉमर्स इकोनॉमिक्स कोई और पढ़ाता है, और मेरे को बोला उसका भी पेपर चेक कर दो ना, वो एब्सेंट है या वो स्कूल छोड़ दिया एग्जाम होते ही, अब उसका पेपर तो पढ़ा, कोई चेक ही नहीं कर पा रहे। मेरे को बोला आप कर दो। ये मेरे हम बोला कि भैया बहुत प्रेशर है। देखो डायरेक्ट ना तो मुंह पे कोई नहीं बोल सकता, ठीक है, बहाना बनाएगा। मैम देखिए ना, ऑलरेडी इतना पेपर का काम पड़ा हुआ है अभी तक, अगला सेशन का लेसन प्लान बनाना है, ये करना है, वो करना है। प्रिंसिपल समझ गया, मैनेजमेंट समझ गया कि मामला पैसे का है। वो हमको बोला अरे सर चेक कर दो ना, आपको 1500 रुपये अलग से दे देंगे। तब हम बोला अच्छा ठीक है दे दीजिए, इतना स्कूल का जिम्मेदारी है। तो वो 1500 रुपये सुनते ही हमको जिम्मेदारी याद आ गई, पहले याद नहीं आ रहा था। जैसी जिम्मेदारी हम लाते, ठीक है रात को घर पे ले आके चेक कर देंगे मैम, और तो क्या। तो वो जो स्कूल हमको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो सैलरी इनकम ही होगा सर, क्योंकि कौन दे रहा है आपको पैसा? आपका एम्प्लॉयर। लेकिन मान लो सीबीएसई बोर्ड का पेपर चेक करने गया, सीए इंस्टीट्यूट का पेपर चेक करने गया, क्या वो मेरा एम्प्लॉयर है? नहीं। तो उससे जो पैसा मिलेगा कहाँ डालें उसको? हाँ। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, देखो घर भाड़ा पे दे तो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी ये तो बोलता है ना 4 दीवार होना चाहिए घर का मतलब। लेकिन अगर खाली जमीन दे रहे हैं तो कहाँ जाएगा वो? अदर सोर्स। ठीक है। तुम कमीशन एजेंट है, इंश्योरेंस कराता है लोगों का और कमीशन कमाते हैं। सर ये तो जो रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड जो बोले, ये तो कैपिटल गेन भी हो सकता है। पूरे बाबा रे बेचा थोड़ी ना बाबू, तुम बहुत बड़ा गलती कर रहा है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कैपिटल एसेट ट्रांसफर होना चाहिए। यहाँ ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर का डेफिनेशन खोल के देख, वहां कभी भी नहीं लिखा रेंट पे देना ट्रांसफर माना जाएगा। नहीं वो तो नहीं है। तो फिर तुम ना जब तक तुम हम देख रहे हैं, तुम 2-3 एग्जांपल में तेरे माइंड में कैपिटल गेन आ जा रहा है, तो यहाँ पे अपने आप को क्लियर कर ले बेटा। एमसीक्यू में फंसा देगा लोग तेरे को, लॉन्ग क्वेश्चन में तुम नहीं फंसेगा पॉइंट भी, लेकिन तुमको एमसीक्यू में फंसा देगा। ब्रेन में हमेशा क्लियर रख,
एक तो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन में आ रहा है क्या, और ये ट्रांसफर का डेफिनेशन में क्या आ रहा है क्या। अगर ये दोनों डेफिनेशन में फॉल कर रहा है तभी कैपिटल गेन में जाएगा। यहाँ रेंट पे देना क्या एसेट ट्रांसफर करना हो गया, नहीं तो फिर कैपिटल गेन में नहीं जाएगा। और ये हाउस प्रॉपर्टी में जा नहीं सकते क्योंकि आप बोले थे हाउस प्रॉपर्टी का कंडीशन क्या, एक तो ओनर होना चाहिए, चार दीवार होना चाहिए। यहाँ 4 दीवार भी नहीं बोल रहे। अगला पॉइंट बोला इंश्योरेंस कमीशन। देखो तुम्हारे मन में एक फीलिंग आ सकता है सर इंश्योरेंस एजेंट को जो कमीशन मिलता है तो कहाँ जाना चाहिए। देखो ना तो वो उसका नौकरी है, उनका सैलरी में। देखो इंश्योरेंस एजेंट ना कभी किसी का देखो तुम बात समझना, हम मान लो LIC का एजेंट है, तो एक तो हमको LIC फिक्स मंथली जो दे रहा है वो तो सैलरी हो सकता है, लेकिन जितना हम लोग को इंश्योरेंस बिकवा के दे रहे उस पर मेरे को एक्स्ट्रा कमीशन जो दे रहा है वो सैलरी नहीं है। और एक बढ़िया बात बता दें, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है ना ये बहुत कम लोगों को एजेंट के रूप में जॉब पे रखती है, जॉब नहीं देती है एजेंट को लोग। अब तुम्हारे हाथ से इंश्योरेंस बिका ही नहीं इस महीने एक भी, बट अगर तेरा फिक्स जॉब हुआ तुम तो सैलरी ले जाएगा ना। सोचो सोचो सोचो, हम एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है, इस महीना हम 0 सेल करवाया, 0 सेल, एक भी पॉलिसी नहीं बेच पाया, बट अगर मेरा फिक्स जॉब हुआ तो तुमको सैलरी देना पड़ेगा वो लोग को। ये इंश्योरेंस कंपनी कभी नहीं करेगी, पागल नहीं है। इसीलिए लोग क्या बोलता है, तुम जितना पॉलिसी बिकाओगे उसका इतना कमीशन तुम्हारा, मतलब तुमको जॉब बेसिस पे नहीं रखता। बात समझ में आया। एजेंट और इंश्योरेंस कंपनी कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता, वो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप की तरह होगा, जिसका काम है सिर्फ तुम्हारा माल बिकवाना और जितना बिकवाए उस पर कमीशन लेना। कंसाइनर होता है ना, कंसाइनर, वही बात हो रहा है। तो मतलब जो लोग एजेंट होता है उनका ना सैलरी हेड में आएगा ना बिजनेस हेड में आएगा, बस अदर सोर्स में चला जाएगा। अब तेरे मन में आ सकता था सर ये तो काम ही रेगुलर कर रहा है तो बिजनेस हेड में आ सकता था। तो अगर तुम प्रॉपर एक ऑफिस खोल के पूरा रजिस्ट्रेशन करके एजेंट का काम करते हो तो बिजनेस में चला जाएगा। लेकिन इंडिया में कितने इंश्योरेंस एजेंट है जो प्रॉपर ऑफिस खोल के इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, कोई नहीं करता सर। सब इंश्योरेंस कंपनी ज्यादातर एजेंट किसको बनाता है पता है, एकदम कॉमन मैन को, क्योंकि उनको पता है यही लोगों से मिलेगा रास्ता में। जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ाता था ना पहले, एशियन इंटरनेशनल स्कूल में, वहाँ पे एक आनंद क्या नाम था उसका, ऐसे नाम भूल गया, वो एक सर थे, वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते थे वहाँ पे, मतलब स्कूल का अकाउंट संभालते थे, टीचर नहीं थे, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट डिपार्टमेंट में थे। वो साइड में इंश्योरेंस के एजेंट भी, LIC का एजेंसी भी लेके रखे थे। और जब हम लोगों को स्कूल बस में मिलते थे तो हम लोगों को इंश्योरेंस का आइडिया बताते थे, ये नया इंश्योरेंस है ऐसे ले लीजिए। अगर कोई टीचर ले लेता था उनसे इंश्योरेंस करवा लेता था तो इंश्योरेंस कंपनी उनको कमीशन दे दिया। बात समझ में आया। हेलो, हाँ सर अब आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। तो एग्जांपल समझ में आया था, स्कूल वाला वो एडमिन डिपार्टमेंट के आदमी का, तो उनका इनकम को क्या माने, उनको स्कूल से जो सैलरी मिला वो तो सैलरी है। इंश्योरेंस कंपनी उनको सैलरी थोड़ी दे रहा है सर, वो तो उनको कमीशन दे रहा है इंश्योरेंस बिकवाने की। और ये उनका अलग से एक बिजनेस भी नहीं हुआ क्योंकि वो प्रॉपर ऑफिस करके रजिस्टर्ड करके नहीं बैठे खुद को, तो उनके इनकम को कहाँ डाले। कोई अगर अनडिस्क्लोज इनकम पकड़ा गया, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। और एक क्वेश्चन, जैसे अभी जो फिलहाल दलाल लोग होते हैं ना जो फ्लैट बिकवाता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे करके, तो उन लोगों का भी तो अदर सोर्स ही होगा। एकदम 100% सही हो तुम। नेक्स्ट बोला अगर कोई अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम पकड़ा जाए, माने ब्लैक मनी, जिसका तुम सोर्स नहीं बता पा रहा, तेरे घर पे CBI का छापा पड़ा, तेरे पास 10 लाख ऐसा रुपया निकला जिसका सोर्स तुम ही नहीं बता पा रहा, कहां से कमाया था, बिजनेस करके कमाया था, नौकरी करके कमाया था, कैपिटल गेन से कमाया था, भाड़ा से कमाया, कैसे कमाया था तुम खुद ही नहीं बता पा रहे, अनडिस्क्लोज्ड है, सोर्स पता नहीं है उसका। अब क्या करें इसको,
कैपिटल गेन। अदर सोर्स। हाँ कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्स। नेक्स्ट बोला प्राइवेट ट्यूशन, जो हम तुमको पढ़ा के फीस कमा रहे हैं, अदर सोर्स। अगर आप रजिस्टर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट बना के करते तब फिर वो बिजनेस प्रोफेशन में जाता। समझ में आ रहा है? ये आकाश फिरजी, ये ना आकाश भी टाइम्स राइस, ये लोग इंस्टीट्यूट बना के पढ़ा रहे हैं ना भाई। इनको क्या माने? बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस। और हम जो कर रहे हैं ये कैपिटल पे अदर सोर्स। हाँ, आज तेरे कैपिटल गेन एकदम मन में घुस गया। मतलब नहीं चाह रहे तो भी कैपिटल गेन निकल जा रहा है। अगला वाला भी मजेदार है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। कभी कभी होता है ना, ITR भरते हैं, रिफंड आता है पैसा। हाँ। वो रिफंड आजकल तो बहुत टाइमली आ जा रहा है, लेकिन अगर वो रिफंड लेट आए तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट देगा तुमको। सर टैक्स रिफंड कोई इनकम नहीं है, मेरा ही दिया हुआ पैसा वापस मिल रहा है, उसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो मिले। अरे इनकम टैक्स हम 10,000 रुपया दिया, टैक्स बनता था 9,000 रुपया, जो 1,000 रुपया वापस आया वो कोई कमाई है क्या? नहीं सर, आपका दिया हुआ पैसा वापस आ गया, उसको थोड़ी ना गवर्नमेंट इनकम मान के टैक्स लगा देगा वापस। लेकिन 1,000 रुपया जो तुमको वापस आया, 1,000 की जगह 1,100 रुपया वापस आया, 100 रुपया तुमको लेट मिला इसलिए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 रुपया को क्या मानेंगे? वो इनकम। नेक्स्ट बोला फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ अ डिजीज एम्प्लॉय। एक आदमी मर गया तो फैमिली मेंबर्स को पेंशन मिल रहा है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है बेटा। हाँ, वो तो अदर सोर्स ही हो, क्योंकि तो किसी में नहीं आएगा। क्योंकि पेंशन मेरा मिलता तो वो सैलरी कहलाता, बट मेरा पेंशन मेरे घर वालों को मिलेगा तो घर वाले तो नौकरी नहीं कर रहे थे ना, उनका तो एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं था जहां से पेंशन मिल रहा है, तो उसका इनकम को अदर सोर्स से माने। जब हम डिविडेंड इनकम बोला ही था। अगर तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, कौन सा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों बोला? दो टाइप का डायरेक्टर हो सकता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब होल टाइम होता है, होल टाइम फुल टाइम कंपनी में जॉब करेगा, उसका तो सैलरी इनकम ही मानेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या होता है पता है कैसे पैसा मिलता है? आइडिया है कुछ? नहीं। जब काम के लिए बुलाएंगे तब पैसा देंगे। और जनरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कब काम पे बुलाया जाता है पता है? जब कंपनी का मीटिंग्स होता है ना, मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स, कंपनी एक्ट में रूल है कि तुम्हारे बोर्ड मीटिंग में जब मीटिंग हो रहा हो तो कुछ डायरेक्टर तुम्हारे ऑल टाइम हो सकते हैं, बट 1/3 डायरेक्टर और टोटल डायरेक्टर जो हैं उनका तुम्हारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि कंपनी अंदर ही अंदर कोई चोरी चकारी का डिसीजन नहीं ले ले। ठीक बात है? हाँ। तो मान लो नीरज को तो मुझे प्राइवेट लिमिटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया। अब नीरज को पैसा कैसे देगा पता? जब नीरज मीटिंग अटेंड करेगा तो सिटिंग फीस लेगा। अच्छा। तो वो सिटिंग फीस नीरज के लिए कौन सा इनकम? अदर सोर्स, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो है नहीं उनका। ठीक है? इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। बहुत सारे लोग घोड़ा का अस्तबल चलाते हैं, और घोड़ा किस लिए देते हैं फिर? हॉर्स रेस वगैरह के लिए। होता ना, जैसे तुम ये रेड एरिया में, रेड रोड एरिया में गए, वहां देखिएगा वो हॉर्स रेस है ना, इनके बंगाल जो कलकत्ता में होता है, घोड़ा को दौड़, तो उसके लिए तुम देखना थोड़ा आगे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, देखेगा कुछ जगह घोड़ा बंधा हुआ दिखाई देगा तुमको, वो घोड़ा का अस्तबल एक्चुअली। उनका लोगों का काम है घोड़ा को मेंटेन करना, खरीद के रखना और मेंटेन करना, और जब जब रेस हो तो रेस के लिए देना, और वहां से पैसा कमाना। बिजनेस पे नहीं आएगा? नहीं, अगर वो ऑर्गेनाइज हुआ तो? नहीं, वो ऑर्गेनाइज है ही नहीं। अगर वो ऑर्गेनाइज करके मतलब करके किया तो होगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं है।
उसका लाइसेंस बोल के कुछ है ही नहीं अलग से, ठीक है। तो उसका इनकम क्या कहलाएगा? ऑलवेज अदर सोर्स। हम लोग सीए सीएमए में ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, तो उसका जो पैसा मिलता है ना, मिलता तो मंथली है बट वो स्टाइपेंड कहलाता है, उसको भी सैलरी नहीं मानते क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ट्रेनर और ट्रेनी रिलेशनशिप है। हम सीए में 3 साल का आर्टिकलशिप किया था, मेरे को 1500 रुपया महीना मिलता था, तो हर महीना जो 1500 रुपया मिल रहा है वो मेरा कौन सा इनकम कहलाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। फिर बोला इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड आरपीएफ का, पीपीएफ का, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बात कर रहे हैं, यूआरपीएफ। उस पे जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, उस पे जो ब्याज मिलता है, उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानते हैं, ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल है कि जैसे समझ ले इतना सारा जो अब पॉइंट बोले, अब हम गलती से कोई अमाउंट को किसी और हेड में डाल दिए, मतलब अदर्स में जाना चाहिए था, किसी और सोर्स में डाल दिए, तो उसमें भी क्या कोई पेनल्टी होता है इस सब चीज में? अगर बड़ा चौड़ा फिगर हो तो पेनल्टी होती है, छोटा मोटा को तो डिपार्टमेंट देखता भी नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हारा लॉजिक पे जाए सर, अमाउंट देख के थोड़ी डिपार्टमेंट पेनल्टी लगाता है, बात तो तुम्हारा करेक्ट है। तो रूल वाइज तो हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ वाइज जनरली नहीं लगाता सर। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत मजेदार बोला, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी क्या बोलता है? अंडर दिस सेल बी चार्जेबल ऑन एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, डिपेंड ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएस। तुम देखो इंडिया में 2 टाइप का अकाउंटिंग कंसेप्ट चलता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। इंडिया में 2 टाइप का अकाउंटिंग कंसेप्ट चलता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अगर तुम कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हो तो फिर अदर सोर्स भी कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा। मतलब क्या समझे इसका मतलब? मतलब जब पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। कैश बेसिस का और क्या मतलब होता है? जब कैश हाथ में आएगा तब टैक्सेबल होगा, तब टैक्स होगा। तो तुम अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हो, तुम सारा डिटेल कैश बेसिस पे रखते हो, तो फिर ये अदर सोर्स सारे इनकम कैश बेसिस पे टैक्सेबल होंगे। जब मिलेगा तब टैक्स किस ईयर में मिलेगा। और अगर तुम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हो तो फिर जब तुम्हारे लिए वो पैसा मिलने का डेट हो गया है उस ईयर में टैक्सेबल, मतलब ड्यू बेसिस पे, ठीक है। लेकिन डिविडेंड पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। डिविडेंड के लिए चैप्टर खुद अपना मेथड बताया है, वो मेथड फॉलो करें। अब एक एक करके टॉपिक को पकड़ना चालू किया। सबसे पहले किसको पकड़ा? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मीनिंग जानते हो? लॉटरी से पैसा जीतना, क्रॉसवर्ड पजल से पैसा जीतना, रेस पे पैसा लगाना। देखो जो लोग ओनिंग एंड मेंटेनिंग कर रहा है उनका बात नहीं हो रहा है, जो लोग रेस में पैसा लगा के जीता उनका बात हो। गैम्बलिंग एंड बेटिंग, कार्ड गेम, गेम शो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, मतलब तुम अगर जाके सिंगिंग रियलिटी शो में भी पैसा जीत रहे हो ना, वो भी अदर सोर्स में। टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक कोड, ऑनलाइन गेमिंग, एनी अदर गेम ऑफ स्पोर्ट्स, एनी शॉर्ट मतलब बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। यहाँ पे लॉटरी और कार्ड गेम का मतलब बताया, वो उतना जानने का जरूरत नहीं। सर कितना छूट मिलेगा? फुल्ली टैक्सेबल है, कोई छूट नहीं है। टैक्स का रेट कितना है? 30% फ्लैट। अब यहाँ पे कुछ क्लैरिटी दिया। जो जॉकी होता है ना, जॉकी कौन होता है? एक मिनट होल्ड करो, कोई कॉल आ।
हाँ यही कमीशन का बात। तो क्या 2 मिनट में टॉपिक खत्म करते हैं। इनकम ऑन जॉकी, तो इनकम जॉकी फ्रॉम सच प्रोफेशन इज नॉट ट्रीटेड एज विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस। जॉकी को जो पैसा मिल रहा है वो उसका विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस नहीं माना जाएगा। जॉकी का ये काम और स्पेशलाइज्ड काम उसका प्रोफेशन माना जाएगा। मोटर कार रैली में जो मोटर कार दौड़ा रहा है उस आदमी का स्किल और एफर्ट है ना, वो उसका थोड़ी ना लॉटरी इनकम हो गया जीत गया तो। नहीं, लॉटरी हेल्ड बाई स्टॉक इन ट्रेड, तुम लॉटरी बेचने का काम करते हैं तो लॉटरी बेच के जो पैसा आएगा वो अंडर टैक्स शेड पीडीपी जाएगा, क्योंकि तुम्हारा लॉटरी बेचने का बिजनेस है। इस टाइप का अगर तुम लॉटरी इनकम कमाते हो जीत के तो उसमें कोई डिडक्शन नहीं, मतलब टिकट का खर्चा का भी डिडक्शन नहीं, और ना 80C से 80U जो पढ़ते हैं ना वो 80s का डिडक्शन वो भी नहीं। मतलब लॉटरी इनकम में कोई डिडक्शन नहीं। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ कि कभी कभी होता है ना कि वो जो लॉटरी खरीद लिया वो बिका नहीं, और जो बिका नहीं उसमें से कोई लॉटरी लग गया तो उसका इनकम तो क्या, वो उसका लॉटरी इनकम माना जाएगा अगर वो रख ले रहे टिकट तो माना जाएगा। बिल्कुल। अच्छा। अब यहाँ पे बोला लॉटरी इनकम ऑन बाइनर टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स ऑफ सच इनकम। एक्चुअली में क्या होता है, लॉटरी का पैसा टीडीएस काट के मिलता है। ये 30% टैक्स जो बोल रहे हैं ना वो जनरली काट के मिलते हैं। तो तुमको एग्जाम में अगर बोले ना लॉटरी इनकम, खाली लॉटरी इनकम रिसीव्ड वर्ड यूज करे तो तुम मान लेना टैक्स काट के पैसा मिला। तो मान लो अगर हम बोलते हैं हमको 80,000 रुपया लॉटरी इनकम मिला तो तुम मानना ये 70% ही है, तो पहले उसका 100% निकाल ले, क्योंकि तुमको जब इनकम के रूप में शो करना है पूरा 100% शो करना है विदाउट टीडीएस। ठीक ठीक। ये क्या होगा 80,000 डिवाइडेड बाई 70%, मतलब माना जाएगा तुम 1,14,286 रुपीज कमाए, ऐसे निकलता है। लेकिन अगर 10,000 से नीचे का हॉर्स रेस इनकम है तो उस पर बिना टीडीएस कटे पैसा मिलता है, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं है। तो तुमको यहाँ पे ग्रॉसिंग अप करने का जरूरत नहीं है, वो टीडीएस बिना काटे मिलता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे विनिंग फ्रॉम रेसेस जब बोलता है ना खाली विनिंग फ्रॉम रेसिंग, इसका मतलब वो लोग अदर देन हॉर्स रेस का बात कर रहे हैं, जैसे कैमल रेस वगैरह, इनमें भी बिना टीडीएस कटे पैसा मिलता है, क्योंकि कैमल रेस कोई ऑर्गेनाइज रेस नहीं होता, तो वहां कौन तुम्हारा टीडीएस काटेगा। ठीक है ना। तो ये सब 10,000 से नीचे का इनकम हो चाहे हॉर्स रेस हो तो भी बिना टीडीएस कटे मिलता है, और अगर तुम्हारा कैमल रेस वगैरह है वहां में बिना टीडीएस कटे पैसा मिलता है। अदर देन हॉर्स रेस में बिना टीडीएस काटे पैसा मिलता है। ठीक है।